अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं असगर साहब। और अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ असगर साहब हैं। असगर साहब ने 20 अगस्त 2023 को हमारी वर्कशॉप ली। और वर्कशॉप लेने के बाद इन्होंने का नाम लेके काम शुरू किया। और कुछ चीज़ें जो हैं इन्होंने एक्स्ट्रा भी कर ली जो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह इनको 40% इस वक्त गेन है अपने पोर्टफोलियो पे। जो पैसे ये लेकर आए थे, हम आपको अमाउंट नहीं बताएंगे। ये 100 रुपया जो लेकर आए थे मार्केट के अंदर, वो इस वक्त 140 रुपये बन चुका है। आज की तारीख में ये 140 पे खड़े हैं। ठीक है। और अगर इन्होंने थोड़ा जो मैंने चीज़ें समझाई थी उन पर अमल किया होता तो ये हो सकता है कि 170-80 के ऊपर खड़े होते हैं। लेकिन इनकी परफॉर्मेंस फिर भी बुरी नहीं है। सो अगस्त से दिसंबर की, अगस्त का महीना चला गया, 10 दिन थे सिर्फ अगस्त के। और अभी दिसंबर के भी महीने के तकरीबन हम जब इनकी ये निकालते हैं तो उसमें 5-7 दिन, 15 दिन हम और कम कर दें तो हम चले सितंबर से लगा देते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 4 महीनों में अगर 40% इन्होंने कमाया है तो ये आसानी साल के अंदर जो है वो 120% कमा सकते हैं। यानी 4 महीनों में तो 12 महीनों में उसी रेशो से। क्यों जी असगर साहब, जी आपने सर, पैसे ऐसे ही। बनाए हैं? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है, बिल्कुल। इससे पहले आपको इन चीज़ों की नॉलेज थी जो मैंने आपको दी? बिल्कुल नहीं थी सर, बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल। अब असगर साहब ने, एक तो हमने स्टॉक्स पर बात की, वो तो हम आपको ये सामने बैठे हैं। इन्होंने इन्होंने जब मेरी वर्कशॉप अटेंड की तो मुझे आप क्या कह रहे थे जब सेशन शुरू हुआ? मैंने कहा आज रिकॉर्डिंग में बाद में बात करेंगे इस पे। आपने कहा कि जी जी। आपने कहा था कि अगर आप मुतमईन हैं तो टेस्टिमोनियल भेजें। तो मैंने नहीं सर। भेजा। मैंने कहा मैं 3 महीने बाद सर के सामने बात करूंगा। तो ये सामने बैठे जी नहीं। ऐसे। तो सामने जी ऐसे। टेस्टिमोनियल पूछ रहा हूँ जी, वर्कशॉप ने आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली लाई है? सर, मैं समझता हूँ मेरा एक्सपोजर बढ़ गया है, चीजों को देखने का नजरिया बदल गया है। मेरी जिंदगी बेहतर मैनेज हो गई है। मैं चूंकि एक एक्स सर्विस मैन हूँ, तो मैं समझता हूँ कि कमाल है, मेरी जिंदगी में तो बहुत तब्दीली आई है। और ये तब्दीली सिर्फ मैं महसूस नहीं करता, मेरी फैमिली भी करती है। और मैं समझता हूँ कि मैं तेजी के साथ मैं अपनी जिंदगी में बेहतरी की तरफ आ गया हूँ। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, कामयाब करे। अब इसके बाद हम एक और बिजनेस मॉडल है जिस पर हम बात करेंगे, जो इनकी सेल्स पिच भी है। ये अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिसे हम रिकॉर्ड करना चाहेंगे। और वो इस वीडियो के अंदर है। सो पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक मार्केट का काम बहुत अच्छा है। इसमें मैं 2-3 बातें आपको फिर वार्न करूंगा कि आप लोग जो देख रहे हैं, व्यूअर्स, देखें, ये बड़ा सिंपल सा बिजनेस है। इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि आपने एक कंपनी को असेस करना सीखना है। यानी आप ये समझें कि स्टॉक मार्केट में बैठे हुए आप अपने आप को ये समझें कि आपने सेकंड हैंड गाड़ियों में नहीं, जैसे कोई व्यापारी बैठा होता। वो मुख्तलिफ मॉडल की आएंगी ना, उसके बाद करोला भी आएगी, उसके बाद होंडा भी आएगी, उसके बाद एल्टेस भी आएगी, मर्सिडीज भी आएगी, मुख्तलिफ गाड़ियाँ आएंगी। वो उसमें ये अहलियत होनी चाहिए कि वो, जैसे ये पाक व्हील्स वाले हैं, कि वो गाड़ी का इंजन, गाड़ी की बॉडी, गाड़ी के पार्ट्स, वो चीज़ें देख के वो उसकी एक असेसमेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मैं ज्यूम करता हूँ कि स्टॉक मार्केट आप लोगों को समझाने के लिए, और इनको भी और क्लियर हो जाएगा अस्कर भाई को, कि एक रेंटा कार आपने खोली हुई है, किराए पर जो गाड़ियाँ देती हैं कंपनियाँ। तो आप 3 से 5 साल पुरानी गाड़ी भी अच्छी हालत की खरीदते हैं। तो आपका एक उसमें वर्कशॉप वाले कोई बंदे होंगे जो उस गाड़ी की कंडीशन को जज करते होंगे। आपको बताते होंगे कि जी इसकी इंजन की ये पोजीशन है, इसकी बॉडी की ये पोजीशन है, इसकी पेंट ये इतनी बार हुई हुई है। जो एक्सपर्ट हैं वो मिनटों में बताएंगे। और उन सारे पॉइंट्स को डाल के आप उसकी एक वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट्स से कि जी वैल्यू 100 रुपया, आप, मैं यूनिट पर बात कर रहा हूँ, परसेंटेज पर। तो आपको अगर वो 95 की, 90 की मिल रही है, असल कीमत से 5%, 10% नीचे मिल रही है, तो आप बाहर हैं, आपको फौरी तौर पे बाय करना चाहिए। अगर सामने वाला 110 पे अड़ा हुआ है तो आपको माजरत कर लेनी चाहिए कि भाईजान जाएं, जहां बिकती है बेच दें। हम तो 95 के गाहक हैं, 90 के गाहक हैं। यही टोटल स्टॉक मार्केट है कि 90 पे लेना है कोई भी चीज, 90% पे लेनी है, 85 पे, 75 पे, 65 पे, और उसको आपने बेचना है प्रीमियम पे। यानी 100 आप उसकी फेयर वैल्यू समझते हैं, वो जब 115-120 पे मार्केट में जिस बात जब उभरते ऊपर जाती है
तो आप बेचकर कैश कर लेते हैं, कैश पे इंतजार करते हैं, डिप लगती है, फिर खरीदते हैं। ये टोटल अल्टीमेट स्टॉक मार्केट इतनी है। अब इसमें बेड़ा गर्क क्या कैसे होता है लोगों का, लोग इसमें लॉस कैसे करते हैं। जो ब्रोकर हजरात हैं वो कहते हैं जी 100 रुपए का शेयर क्यों ले रहे हैं, 40 का शेयर क्यों ले रहे हैं, मैं आपको 8 आने का शेयर ले देता हूँ, ठीक है, पेनी स्टॉक्स। वो कहता है जी अपने पैसों से क्यों ले रहे हैं, मैं आपको कर्जा ले देता हूँ, आपको मैं फ्यूचर करवा देता हूँ। उसका इंटरेस्ट जरा समझें, उसका इंटरेस्ट रोज खरीदने बेचने में है। उसका इंटरेस्ट जो है वो इसमें नहीं है कि आप पैसे कमाएं, उसका इंटरेस्ट ये है कि हर बार आप खरीदेंगे, हर बार आप बेचेंगे, आपको कमीशन मिलेगी। उसके साथ मार्केट मैनिपुलेशन वो कैसे करता है कि मार्केट मेकर मार्केट मूवर के साथ वो मिला हुआ है। जब कीमतें बढ़ती हैं उन्होंने एग्जिट करना होता है। वही जो बात फर्ज करें कि ये बहुत बड़े ब्रोकर हो, इनके पास 1,000 10,000 गाड़ियां हो, तो ये क्या करेगा, वो इस मॉडल को उठा देगा। जब उन्हें पता चलेगा असगर साहब के पास फलाम मॉडल की गाड़ियां जो हैं वो बहुत सारी आ गई हैं, तो वो ब्रोकर जो है वो हर एक को कहना शुरू कर देगा कि ये नायाब हो गया मॉडल और इस तो मिलना ही नहीं है, ये तो इस वक्त मुफ्त मिल रहा है। चुनाचा ये गाड़ियां सारी की सारी उसको बेच देंगे, लोग इनके पास पहुंच जाएंगे, वो 120 115 130 140 जोश में अकल जो है वो गई तेल लेने, और पागलों की तरह के वो गाड़ियां खरीद लेंगे। अब उन्होंने खरीद ली गाड़ियां। अब गाड़ियों की तो जाहिर है कि कीमत इनकी इनका नया जहाज आ गया आराम से, उन्हीं गाड़ियों का इन्होंने मंगाया हुआ, इन्हें अपनी पोजीशन का पता है, उन्होंने जोश में भरपूर खरीद ली। अब इनके पास गाड़ियां आ गई, ये ठंडे बैठे हैं। अब ये कहेंगे कि भाई जिसने मुझे देनी है वो 80 की दे जाए, नहीं तो रखो। अब इमेजिन करें कि सूद पर उन्होंने गाड़ियां ली हो, पैसे इस पोजीशन में कि ये डबल हो जाना है, सूद पर पैसा उठा के उन्होंने गाड़ियां ली हो, उधर से सूद का मीटर चल रहा है। आप अंदाजा लगाएं उनका क्या हाल हो। वो तो एक एक करके बैंकरप्ट होते जाएंगे, ठीक है। ये बाद में 80 की जगह कहेंगे ये आज 80 कीमत है, कल 75 होगी, परसों 70 होगी, हफ्ते बाद 60 होगी। जो नहीं बेचेगा कहते मेरी बलास है, मेरी मेरी तो पूरी, मुझे मेरी मेरी मेरे पास तो पूरी खड़ी है। अब जब वो मरते हुए 30 40 रुपए तक इनको बेच कर जाएंगे, ये उनको पॉलिश करके कुछ चला रहे हैं कुछ खड़ी कर रहे हैं, पहले तो अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, साथ ही होलसेल लगा देंगे कि यार जिसने लेनी है फटाफट ले जाए, जो 40 पे खरीदी हुई है 80 रुपए दे दो, 100 रुपया प्राइस है, 20 की किस्तें कर लेना, ठीक है ना। तो इनके बारे में आ रहे हैं, ये है मार्केट मेकर, ये है मार्केट मूवर। वो जो बंदा फंसा फंसा के लोगों को ला रहा है वो है ब्रोकर, और जो मर रहे हैं लोग बेवकूफ बन रहे हैं वो है अवाम। लेकिन अवाम जो है खुद लालची है, अवाम ओवरनाइट रिच होना चाहती है, अवाम सीखना नहीं चाहती, अवाम समझना नहीं चाहती, अवाम ग्रो नहीं करना चाहती। क्यों जी असगर साहब, आप भी गेम को 4 महीने आपने देख लिया है, आपको मेरा ख्याल है ब्रोकरों से डील करके बात समझ आ गई होगी। जी बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा था मुझे रिंग आते रहे हैं, लेकिन मैंने उनकी एडवाइस पे अमल नहीं किया। लेकिन मुझे जो ही रिंग आता था या जो ही कोई बताते थे तो मैं इस बात से ना वाकई मुझे आपकी बात याद आती थी। मैंने मेरी मेरे साथ उस दिन बंदा एक ब्रोकर साहब हैं जानने वाले, कहते जी इन्हों की पढ़ा के बेच भेजते हो, एक गल सर। ही नहीं सुनते। मैं कहा उनको सर। शाबाश दिया करे, मैंने कहा सर। इंशाल्लाह ताला जो मुझसे पढ़ के गया ना वो सुनेगा भी नहीं आपकी बात, वो सर। अपना फायदा देखेगा। आपने खरीदना है, देखें मैं तो इन्हें खुद कहता हूँ बेचें, छोटे छोटे प्रॉफिट। भाई अगर पैसे आ रहे हैं तो बेचें। मुझे स्टॉप लॉस ऑर्डर की एक बात आप समझा दें कि अगर सर। एक कंपनी सही नहीं थी उस कीमत पे तो पहले क्यों खरीदी थी। हाँ, सही कह रहे ये हैं तो सर, ऐसे ही है, बिल्कुल। जो वेस्ट कोट आपने पहनी हुई है, ये वेस्ट कोट आप 100 रुपए पे खरीद लें, 80 रुपए पे सर। कहें नहीं मैंने नहीं खरीदनी। सर। मतलब अजीब सी बात है ना। सही स्टॉप बात लॉस है, सही। ऑर्डर लगवाए ही इसीलिए जाते हैं कि आपकी पोजीशनें जो हैं उनको फारक करके, वो मैंने लिया तो वो नीचे चला गया, वो मैंने और ले लिया वो और नीचे चला गया, मैंने बेच दिया तो वो ऊपर चला गया। वो जो लतीफ़ा साहब, वो मैंने भी, वो किसी ने बना के भेजा हुआ तो मैंने भी अपलोड वो कर दिया है। तो सर। सर। उनके हाथों ट्रैप ना हो। अच्छा, सर। अब हम एक बिजनेस की बात करने लगे हैं, जो मैं समझा समझा के लोगों को थक गया हूँ। असगर साहब चूंकि एक्स आर्मी के बंदे हैं, इनके किसी कुलीग्स हैं, उन्होंने एक बिजनेस खड़ा किया है छोटा सा।
उस बिजनेस का मैग्नीट्यूड बिजनेस नहीं आपको बता सकते, आप ये समझ लें रिटेल बेस्ड बिजनेस है। रिटेल यानी होलसेल से वो चीज़ लेते हैं और आगे रिटेलर्स को सप्लाई करते हैं। कोई चीज़ आप समझ लें, बटन समझ लें, बल्ब समझ लें, कोई भी चीज़ समझ लें, वो हम नहीं बताना चाहते क्योंकि इनका बिजनेस हम आउट नहीं इनके दोस्त का करना चाहते। अब इन्होंने मुझे मुझे उसमें ये बात बताई कि रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छी है, उसने इनको दिखाया। तो मैंने कहा कि जी आप ये काम करें, जब बिजनेस खड़ा होता है, जो मैं आपको लोगों को जो समझ नहीं आती कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टॉक मार्केट का ताल्लुक क्या है, वो आज बड़े ध्यान से इस वीडियो को समझें। जब कोई बिजनेस शुरू होता है, मैं और असगर साहब बटन बेचना शुरू कर देते, कोई छोटा सा डबल रोटी बनाकर बेक करके, पेस्ट्रियां बेक करके बेचनी शुरू कर देते। उस बिजनेस को कहते हैं स्टार्टअप, यानी वो शुरू हुआ। वो हम दो दोस्त भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, उसे स्टार्टअप कहते हैं। अब स्टार्ट हो गया, बेकरी में 10 डबल रोटियां बननी शुरू हो गई, बिकनी शुरू हो गई। जब हमें समझ आई कि यार डिमांड है मार्केट में, मुनाफा भी है, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ हमारी डबल रोटी बिकती है, तो हमने अपने ओवंस डबल किए, ट्रिपल किए। उसके लिए हमें पैसा चाहिए, उसको कहते हैं स्केल अप। अभी कुछ दिन पहले मैंने जेफ बेजोस की, अमेजोन की एक वीडियो लगाई। वो कहता है कि जी मुझे $1 मिलियन की जरूरत थी। ठीक है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर, ओवन लेना है तो ओवन के लिए जितने की जरूरत होगी, या अड्डा लेना है, जो भी चीज़ लेनी है, जरूरियात तो पैसे से पूरी होनी है ना। तो कहता है मैंने 60-65 लोगों को इकट्ठा किया, मैंने उनको समझाया कि मुझे पैसे चाहिए। उनमें से 22 लोगों ने मुझे $1 मिलियन जो है वो इकट्ठा कर दिया। $1 मिलियन, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के 30 करोड़ रुपए बनते हैं हमारे यहाँ। 22 लोगों ने, यानी एक आदमी ने अगर 30 करोड़ को हम 22 पे करें तो आप ये समझ लें कि 1.5 करोड़, सवा सवा करोड़, इस तरह करके उन्होंने 22 लोगों ने दिया। बाकी 40 ने इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया। अब उसने उनको 20% दे दिया, तो उसकी वैल्यूएशन बन गई बिजनेस की $5 मिलियन। 20% अगर 1 लाख का है, तो 100% जो है वो 5 लाख का होगा। ऐसे ही है जी। जी वैसे समझ, ऐसे ही हाँ, है सर। बात समझ आ ऐसे रही है। जी। अब जी बिल्कुल सर, स्टार्टअप, समझ गया। स्टार्टअप से स्केल अप यूं होता है कि मैं और असगर जो है अपने दोस्तों को हमने राब्ता किया। हमने कहा यार ये बिजनेस हम कर रहे हैं, बिजनेस अच्छा है, हमें पैसा चाहिए। अगर तुम पैसा दे दो तो हम तुम्हें उसके बदले हम इक्विटी दे देंगे, शेयर दे देंगे उस बिजनेस का। अब इनको मैंने ये समझाया है कि इनके एक सर्विसमैन रिटायर होते रहते हैं, इनका वो बिजनेस जो है वो सामने चल रहा है, उसके अड्डे मौजूद हैं, उसके अकाउंट्स मौजूद हैं। कि मैंने इनको कहा कि आप लोगों को इनवाइट करें, उन्हें कहें कि जी वो 5 लाख लगाना चाहता है, वो 5 लाख लगाए, उसके शेयर जो है इशू करें उसे। एक सबसे पहले इनकी अब एक कंपनी बनेगी। वो स्टार्टअप वाला काम तो हो चुका ना, वो तो इनके दोस्त कर रहा है ऑलरेडी। अब स्केल अप की तरफ ये आ गए हैं, जो जेफ बेजोस ने पैसे उठाए थे। उसके बाद तीसरी स्टेज होती है आईपीओ। स्केल अप में इन्होंने 2.5 करोड़ रुपया अपना टारगेट बनाना है इकट्ठा करने का। जो लाख वाला आ रहा है उससे लाख, यही स्टॉक मार्केट कितना, उतने शेयर ये उसको इशू करते हैं। इसको कहते हैं पब्लिक लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी, यानी एक ऐसी कंपनी जो लिस्ट नहीं हुई स्टॉक मार्केट पे, वो बन जाती है, हफ्ते के अंदर बन जाती है। उसके शेयर्स इशू होते हैं, वो आपको पैसा देते हैं, आप उनको उतना शेयर देते हैं, जैसे आप मार्केट से शेयर्स खरीदते हैं ना, इस तरह। लेकिन वो सिर्फ ये होता है कि वो आपस में आप कर रहे हैं, वो अभी लिस्ट नहीं करवाए। उससे अगला जो आखिरी स्टेज होती है जो मैंने, आईपीओ। सो अब आप समझ लें आज से कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसका और स्टॉक मार्केट का ताल्लुक क्या है। हर स्टॉक के पीछे एक कंपनी है, वो एक बिजनेस कर रही है। वो कोई फ्रॉड नहीं लगाया हुआ उन्होंने। पता नहीं मुझे, लोग, मुझे समझ नहीं आती कि लोग हराम इसको कैसे करार दे देते हैं कि असगर ने और मैंने ये तो फिर हम अगर दोनों मिलकर प्लॉट लेंगे और हम 1 करोड़ का प्लॉट लेंगे, तो वो पहले 1.5 करोड़ पर चला जाएगा और फिर मार्केट प्राइस में आगे 40 पे हो जाएगा, तो फिर तो वो हराम हो गया जी, उसकी भी प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। हम दोनों पेट्रोल पंप लगाएंगे तो पेट्रोल की कीमत ऊपर नीचे होगी हमारे स्टॉक की, तो वो भी फिर हराम है। हम दोनों ज्वेलरी की शॉप खोलेंगे तो आज सोना इतने से इतने हो गया और इतने से इतने हो गया, फिर वो भी हराम है। हम गाड़ियों की दुकान खोलेंगे, शोरूम खोलेंगे, उसमें भी जापानी गाड़ियों की प्राइस ऊपर नीचे डॉलर की होनी है, तो फिर तो सभी हराम है। फिर तो बस लब्बे लेट जाओ और मतलब जो है भिखारी बन जाओ। वो सिर्फ मुफ्त का हमें खाना पीना कहीं से किसी के घर से आता जाए,
हम कभी सऊदी अरेबिया को बड़ा भाई बना लें, उससे हम पैसे मांग लें, कभी दुबई से हम पैसे मांग लें, कभी चीन से हम पैसे मांग लें, उनको गाना गाएं पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, लाओ फिर पैसे दो। मतलब काम तो, कारोबार तो आपने हराम, जिसे अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने जिसे सर हलाल करार दिया, वो तो आपने हराम करार दे दिया। जो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, जिस पे पूरी दुनिया चल रही है, इतने बड़े बड़े शिप चल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीजें, वो एक आदमी तो नहीं लगा सकता ना सर। कोई भी है, जितनी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं, अब आप अगर इंडियन से मिसाल ले लें, अमेरिकन से मिसाल ले लें, अरामको की मिसाल दे देता हूँ जी, वो तो पाक धरती पे लगी हुई है ना, मेरा ख्याल है वो तो पाक होनी चाहिए। अगर वो तो वो भी लिमिटेड कंपनी है, फिर तो वो भी हराम है आपके फार्मूले के तहत। जो अरामको है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी, तकरीबन 2.5 पौने 3 ट्रिलियन डॉलर, 2,500 600 ट्रिलियन डॉलर अरब डॉलर उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ उसने किया है। फिर तो आप सबके जो लोग, ये मुझे अब फोन करके लोग पूछते हैं या मैसेज में पूछते हैं, सारी ये काम हलाल है क्या हराम है? पहली बात तो ये कि वो ये समझते हैं कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैंने नहीं मरना भाई, मुझे भी, मेरी भी मौत मुझे नजर आती है। मैं गलत है तो मैं क्यों करूंगा अगर मैं समझूंगा कि गलत है? और गलत इसमें है क्या सर? इतने इतने बड़े बिजनेसमैनों से मैंने बात की, वो कहते हैं ये जुआ है, ये सट्टा है। बाद में जब वो मेरी चीजें समझते हैं, वो कहते हैं सर ये तो बिल्कुल फेयर बिजनेस है। मैंने कहा बगैर समझे कैसे तुम किसी चीज के ऊपर लेबल लगा देते हो? सर बगैर समझे, बगैर अंडरस्टैंड किए कि वो क्या है। ठीक है, तो ये ठीक है। भाईजान एक बिजनेस है, इन बिजनेसेस को जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है और वो शेयर बिकता है। मसलन आपके घर के तमाम अफराद, एक बाप है, उसके आगे 4 बेटे हैं, उनके आगे और बहन भाई हैं और बच्चे हैं, वो सब फर्ज करता हूं मैं कि मजदूरी कर रहे हैं, और मजदूरी करके वो 3 करोड़ रुपया सबकी कलेक्टिव वेल्थ है, और वो एक प्लॉट खरीद लेते हैं मिलकर। तो भाईजान वो प्लॉट हलाल है खरीदना और बेचना? अगर वो उसको इनकॉर्पोरेट करा लेते हैं, उसमें भी तो ये होगा ना कि मजीद का शेयर 20%, इसकी बीवी का शेयर 1%, इसके बेटे का शेयर ½ फीसद, जमील का शेयर 6%। यही है ना जिसने जितने पैसे जमा कराए हैं। जी वो बिल्कुल। हलाल है तो ये कैसे हराम है? पहली बात। दूसरी बात, प्लॉट खरीद कर बेचना, गाड़ी खरीद कर बेचना, दही खरीद कर बेचना, आलू खरीद कर बेचना, टमाटर खरीद कर बेचना हलाल है। सर अगर वो कंपनी में करके उसके हिस्सेदार एक से ज्यादा हो जाए तो वो हराम है। ये किस किताब में लिखा है? वो सट्टेबाजी और जुआ बन जाती है। भाई कीमत तो हर चीज की मेरा भाई ऊपर नीचे आती है ना। कीमतें कैसे आप साकन कर सकते हैं? कीमत तो आलू की भी रोज बढ़ती है, गोभी की भी रोज बढ़ती है, पता चलता है भाई 180 रुपए लेकर आते हैं, अगले दिन 150 होती है, अगले दिन 125 होती है, अगले दिन 300 होती है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं सर। तो उसके हिस्से की जो कीमत है, यानी जमील और सलीम प्लॉट ले लें तो वो हलाल है। और अगर वो अपना हिस्सा 50% फर्ज करें, दोनों का हिस्सा है, वो 2 करोड़ रुपए किसी से मार्केट से लेके वो कहे जी मैंने पैसे दे दो, मैंने जरूरत है, मैं अपनी बेटी की शादी करनी है या मैं कुछ भी करना है, तो वो हराम है। अगर वो हिस्सा बेचे तो वो हराम है भाईजान। आपका कोई भाई को, दोस्त को, अब आप किसी कारोबार में से अपना हिस्सा बेचे तो क्या वो हराम है? नहीं सर, नहीं। अच्छा, क्या वो बिल्कुल भी सट्टा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं क्या वो सर। जुआ है? नहीं सर। ठीक है, अब आप किस तरह बेचेंगे जी? 10 साल पहले हमने मकान लिया था 2 करोड़ का, अब 50% जी। का आपका पार्टनर है जो बेच रहा है, आप मार्केट से वैल्यू नहीं लगवाएंगे उसकी? जी बेशक। तो वो वैल्यू लगेगी 10 करोड़, तो वो जी कहेगा जी 5 करोड़, कहे जी तुमने तो 2 करोड़ दिया था। सर। समझ नहीं, इन इस तरह से जी। रेट ऊपर नीचे जाते हैं। अब अगर उस मकान के आगे जो है वो उसमें कोई फटा निकल आया, वो मुकदमा निकल आया, कोई उसकी कंस्ट्रक्शन खराब हो गई, ऊपर जो पहले दीवार गिर गई, मकान बैठ गया, बुनियादें बैठ गई, तो वो आपका फिर नहीं बिकेगा उतने का भी जितने का आपने लिया है, क्योंकि वो कहेंगे जी आपकी बिल्डिंग तो जीरो हो गई है। सर तो हर दुनिया में चीज की मेरा भाई कीमत ऊपर नीचे जाती है। ये ऐनक जो मैंने लगाई हुई है, इससे लेके चने खाना, आटा, गाजर, दूध, तो वो हराम हलाल का झगड़ा जो है वो तो उसमें पहली बात तो प्राइस फ्लक्चुएशन के अंदर है ही नहीं। जी जी बिल्कुल। बाकी आप अगर वहां पे कोई हराम काम शुरू कर दें तो वो आप अपने पैसों से भी करें तो हराम है। खुदा ना खास्ता आप शराब की बोतल खरीद कर पियेंगे तो वो भाईजान अपने पैसों से भी हराम है, चोरी के पैसों से भी हराम है, और कलेक्ट करके बिजनेस में भी हराम है। जी बिल्कुल।
तो ये बिजनेस है, खुदा का वास्ता है, 2024 आ गया है, ये कौम खुदारा अपने आप को बदले। सारा अब भीख पर जिंदगी बसर नहीं होनी। कोई कामकार करें, कुछ स्टार्टअप्स करें, कुछ स्केल अप करें। जिन्होंने पाकिस्तान से जाना है शौक से जाएं, बाकी जो रह गए उन्होंने यही काम करना है। रोटी तो खानी है, वो सऊदी अरब ने तो नहीं देनी रोटी आपको। जी बिल्कुल। आप ये चाहते हैं कि आपके घरों के अंदर जो है आप सारा दिन बैठकर हमारे कायद तुम्हारे कायद देखते रहें, टेलीफोन वो उसके ऊपर, टीवी के ऊपर वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। उसके बाद भाईजान वो निकलते हैं वहां शो से, वो सरीना में जाके कॉफी पीते हैं, हंसते हैं। वो ऐसे ही जैसे ड्रामा एक्टर नहीं, एक दूसरे को, वो अभी वो बनाई है ना मौला जट, तो वो जी शाम को बिल्कुल। जो फवाद खान और वो जो दूसरा था हमजा बासी, वो दोस्त होंगे, एक्टर हैं, वो शाम को कॉफी पीते होंगे शूटिंग के बाद। जी बिल्कुल। इसी तरह ये टीवी पे बैठ के एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं। बाहर निकलने का चल यार आज फिर रोटी कितने खोनी है, एक ही गाड़ी में आपको मिलेंगे, आप जाके देखेंगे रेस्टोरेंट में बैठे होंगे। 50 बार मुझे मिले हैं टेबलों के ऊपर 4-5 मुख्तलिफ पार्टियों के, जो एक दूसरे के खून के प्यासे हुए होते हैं, इकट्ठे बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं, हाथ पे हाथ मार रहे होते हैं। और आप लोग ऐसे बेवकूफ हैं कि अपना काम करने की बजाय आप उनके पीछे लगे हुए हैं। सो सरकार आज की बॉटम लाइन ये है कि स्टार्टअप स्केल अप ग्रो करना सीखें, आईपीओ को समझें, कारोबार को समझें, स्टॉक मार्केट को समझें। आप एक शेयर खरीद और बेच लिया करें, आपकी नहीं पसली ज्यादा खरीदने की। आप एक शेयर खरीद लें और एक बेच लें, कुछ सीखें। वो शेयर ना मैं पढ़ी नमाज दे ना जाम शराब दा पीता, अज का दिन भी खाली गया, अज भी कुछ नहीं किया। तो कुछ दे करो सर, खुदा दा वास्ता है, कुछ करो। बह के एवं हराम हलाल दे फतवे ना लाते रहो सारा दिन, कि हर चीज ही हराम है। ठीक है ना। ये बाकी मुझे असगर भाई ने कहा था कि जी मैं आपकी हर वीडियो सबसे पहले देखता हूँ और उससे मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है। तो मैंने इनको यही कहा कि आपके हालात, आपकी आमदन में तब्दीली आएगी तो मैं खुद को कामयाब मानूंगा। तो आप सबसे गुजारिश है, मेहनत करें, कारोबार को समझें। मैं फिर रिपीट करता हूँ, द ओपिनियन ऑफ 10,000 पीपल इज ऑफ नो यूज इफ दे नो नथिंग अबाउट दैट प्रोफेशन। अगर उस चीज़ के बारे में 10,000 लोग कोई राय नहीं रखते, ठीक है ना, उनको 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 उसके नॉलेज ही नहीं है, तो उनकी राय जीरो है। और हमारे मुल्क में ये जो है कि जी ये जुआ है, एक सट्टा है। एक बार दादाजी ने भी शेर लहसान, एक दफा चाचा जी, कौन कहता चाचा जी को कहो हाँ जरा थोड़ी देर के लिए अपना ब्रीफकेस बाहर रखे नोटों का भर के। तो ब्रोकर को क्यों लिया था, ब्रोकर के कहने पे क्यों लिया था? आप बैंकर के कहने पे बिजनेस करते हैं, आप अपना बिजनेस खुद करते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, आप तजर्बा हासिल करें, छोटे पैमाने पे काम को समझें। विजन इस मुल्क का ना इंडस्ट्रियलिस्ट समझता है, ना इस मुल्क के लोग समझते हैं। तो हालात किसने बदलने हैं? वो जी अमेरिका जी मुल्क ले ले ठेके पे, मजाकिया बातें करते रहना जी, चाइना ले ले जी, फलाना ले ले जी। वो क्यों ले ले भाई? आप किसी के रिटायर्ड बच्चे को गोद लेते हो? अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम 25 करोड़ नाकस ही लोग हुए ना। तो एग्जैक्ट। नाकस बंदे को कौन गोद लेगा, कौन उसको रोटी खिलाएगा, और क्यों रोटी खिलाए? सही बात। उनकी जिम्मेदारी नहीं है हमें रोटी खिलाना। सही बात। तो सबसे पहले कारोबार करने सुन्नत है, मजहबी है। 10 गुना ज्यादा रिस्क आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कारोबार में रिस्क ज्यादा है। आप खुद भी कारोबार करते थे, हजरत अबू बकर की भी दुकान थी। वो ठीक है कि वो जब आए खलीफा बने, उन्होंने अपने बिजनेसेस जो हैं उनको वाइंड अप कर दिया फॉर अ बेटर कॉज। लेकिन ओरिजिनली हजरत उस्मान गनी वो भी तजारत करते थे। बेशुमार मुसलमान जो हमारे बड़े बड़े सहाबी हैं वो तजारत करते थे। तो तजारत करना एक अच्छी चीज़ है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये बच्चों को ऐसी बातें मत सिखाएं। और आप जो है कॉरपोरेट सेक्टर को समझें, इसे डेवलप करें, कंपनियां बनाएं। अब हम बात ओरिजिनल आते हैं स्टार्टअप, स्केल अप और ग्रो अप और आईपीओ की तरफ। कि अब ये 3 करोड़ रुपए अगर 30-30 लाख रुपए 10 बंदे दे दें, या 15-15 लाख 20 बंदे दे दें, या इसी तरह घटते घटते 1-1 लाख 300 बंदे दे दें, तो 3 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है, 2.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है। 2.5 करोड़ से ये जेम बोर्ड पे लिस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये उस कंपनी को, स्काई इज नॉट द लिमिट। अब यहाँ पे एंड में कंक्लूड करने से पहले एक थोड़ी सी चीज आपके साथ, एक कहानी शेयर करना चाहूंगा। उसका लिंक भी लगाऊंगा मैं आपके साथ नीचे। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा धीरू भाई अंबानी की। जिस वक्त धीरू भाई अंबानी जीरो से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, 25,000 करोड़
उस वक्त बिजनेस था जब वो उन्होंने उनकी डेथ हुई है। ठीक है। जीरो से एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाला बंदा, और स्टेडियम में उनकी होती थी। अगर आप लोगों ने उनकी लाइफ स्टोरी देखनी हो तो आप गुरु फिल्म देख लें, उसमें वो उसको कहता है जो कि फैक्ट है। 1977 में भाईजान उन्होंने आईपीओ किया था अपना, 1977 में। अच्छा। और आईपीओ किस बेस पे किया था? लड़ लड़ा के किया था अपने पार्टनर से अलहदा होके। वो कहता था एक्सपैंड करना चाहता था, वो एक्सपैंड नहीं करना चाहता था। तो उन्होंने कहा ना तो तुम्हें बैंक लोन देगा, ना तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम प्रोजेक्ट को। कहता है मैं लोगों के पास जाऊंगा, मैं जो मैं आपको बात कह रहा हूँ ना आपके दोस्त के लिए, कि लोगों के सर। पास जाऊंगा, उनको अवेयरनेस दूंगा, और फिर मैं उनसे पैसा लूंगा, कहूंगा 10 रुपए में फैक्ट्री के मालिक बनो। ठीक सर। है। और वो उसने किया, और रिलायंस का शेयर उसने कभी बैठने नहीं दिया। और सर। उसमें लोगों ने घर बनाए, बच्चों की शादियां की, और मतलब एक हीरो के तौर पे उसको देखा जाता है। और इस वक्त उसका जो बेटा है, उसकी डेली की 150 करोड़ इंडियन जो रुपीज हैं, वो उसकी आमदन है पर डे की, जो कि हमारे को 400-500 करोड़ रुपए बनते हैं, 14-15 हज़ार करोड़ रुपया वो महीने का कमाता है। और भाईजान उन्होंने आईपीओ जो है अरबों रुपए के, वो उन्होंने आईपीओ किए हैं, बेशुमार फैक्ट्रियां लगाई हैं, बेशुमार कारोबार बढ़ाए हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं मुकाबला करना, तो मैं यही कहूंगा कि दुश्मन के बच्चे को पढ़ा, बाद में लेना, पहले थोड़ा सा दुश्मन के बच्चे से पढ़ लो। सर। गाने बड़े ठीक है अच्छे सर। खूबसूरत लगते हैं, गानों से जिंदगी नहीं चलती। सर। गानों में तो हम वो कहते हैं ना, वो बेचारे वो फौत हो गए, वो कहते थे आने वाले दौर के इंसान बगैर बिजली गैस पानी के हमसे जीना सीखेंगे। वो जुनेद जमशेद साहब कहते हैं ना, हम तो पाकिस्तानी हैं, हम जीतेंगे, हम हाँ। जीतेंगे। आने वाले सर। दौर के इंसान बगैर बिजली, बगैर पानी, बगैर गैस, बगैर पेट्रोल के हमसे जीना सीखेंगे। सर। मैं तो इस गाने को रियलिटी बेस्ड ऐसे ही गाऊंगा। तो भाई सर। जापान के पास इनमें से कोई चीज़ नहीं है, कोई रॉ मटेरियल नहीं है। अगर जापान इतनी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन सकता है, तो आपके पास सिर्फ जो है, अब मैं वो शाहिद अनवर की तरह जाके वो तो नहीं कह सकता, जिस तरीके से वो लोगों को मोटिवेट करता है मैं उससे एग्री नहीं करता। लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि कुछ अपनी अपने आप को जगाएं। आपके पास पाकिस्तान के 18-20 करोड़, 16 करोड़, 17 करोड़ बंदे 30 से नीचे हैं। तो आप अगर काम करें तो कोई ऐसी बात नहीं है, धीरू भाई अंबानी को कोई उसके 5-6 हाथ नहीं थे, आप में से कोई भी बन सकता है। आप इरादा तो करें। ये सामने असगर साहब बैठे हैं, मैंने इनको क्या कहा, मैंने कहा जितने आपके साथी रिटायर होते हैं ना, उन्हें कहो गाँव जाके पैसे ज़ाया ना करो, कोई काम में उसके ऊपर आओ, बैठो हमारे साथ, बैठ के उस काम को बढ़ाओ, उसको शेयर होल्डिंग करते जाते हैं। आप देखेंगे दिनों में ये अमीर हो जाएंगे। और मैं अल्लाह से आज दुआ करता हूँ कि किसी दिन जो है इनका हम सेशन करें, और इनकी कंपनी का आईपीओ हो गया हो, इनका इनका कज़न या दोस्त जो लोग भी इनके साथ इन्वॉल्व हैं। ये वीडियो भाई आप लोगों को दिखाओ, जो अपने जो बिजनेस वाले हैं उनको समझाओ कि अब इसमें मैंने आपके लिए, मैं तो यही कर सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट की सारा मैंने आपको जीरो से बताया कि गेम है क्या। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लो, ताकि आपकी सेल्स पिच अच्छी बन जाए। जजाकल्ला सर, आपने कोई सवाल ऐसा नहीं छोड़ा जिसका जवाब ना दिया हो, और मेरे सारे सवाल सेशन में कवर हो गए। जजाकल्ला सर, आपके साथ जो सेशन हुआ, अमेजिंग सर। मैंने ये बहुत सीखा है, आजकल और में पहले भी आपके साथ आपकी वीडियो से भी सीखता हूँ, आपके जूम क्लास से भी सीखा है, और ये सिलसिला जारी रहेगा। ये मैंने सारा आपके लिए बनाया है, ताकि आप अपने उस रिश्तेदार के साथ देखें। पाकिस्तान में कोई कहीं भी काम कर रहा है ना, कहीं भी काम कर रहा है, मेरी दुआ है कि उसका काम बढ़े, वो कंपनी लिस्ट कराए। हाँ भाई। क्योंकि लिस्टिंग बढ़ेगी, ये बात समझ लो। अमेरिका ऐसे ही बना है। एप्पल गैरेज कंपनी, एचपी गैरेज कंपनी, आपके जनाब हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों की गैरेज कंपनी, नाइकी गैरेज कंपनी, बारबी गैरेज कंपनी, जो बारबी डॉल है, वो जो आपका है वॉल्ट डिज्नी कंपनी गैरेज कंपनी। गैरेज कंपनी का मतलब होता है कि घर में जैसे आप बैठे हुए हैं ना, अपने घर में एक टेबल कुर्सी से आपने बिजनेस शुरू किया। धीरू भाई अंबानी की कंपनी, एक मेज, 3 कुर्सियां, और 350 स्क्वायर फीट का दफ्तर। 350 स्क्वायर फीट आप खुद हिसाब लगा लें, जहां से रिलायंस बनी है। सर। मैं लिंक लगा देता हूँ, स्टोरी आप वैसे उनकी भर लें, डिटेल उस बंदे की जिंदगी का एक एक मिनट जो है वो कैलकुलेट हुआ हुआ है, सारा रिकॉर्ड हुआ हुआ है। तो अगर वो बना सकता है, तो भाई आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूँ। और आज तो दौर बहुत जदीद है। तो इसको सर। भाईजान अपने वो सारों को सेल पिच में ये उनके साथ ये शेयर सर। करें, और उनके साथ बैठें, और अल्लाह करे कि आप कामयाब हों।
कोई लास्ट में मैसेज जी देना है तो आप दें, और उसके बाद फिर खुदा हाफिज करते हैं। जजाकल्ला सर, बहुत शुक्रिया, सारे मैसेज आपने दे दिए हैं माशाल्लाह सर, बहुत शुक्रिया सर। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। किसी को कोई बात थोड़ी जोश में मैं कह गया हूँ या बुरी लगे तो मेरी एडवांस माजरत सब लोगों से। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरे मुल्क के लोग भी वैसे तरक्की करें। यानी बांग्लादेश यार आपसे 2.11% कंपनियां उन्होंने ज्यादा बना ली हैं। तो मुझे तो बड़ा दुख होता है, मुझे तो यहाँ लगती है। मतलब रोटी मैं अल्लाह का शुक्र अच्छी खा रहा हूँ, मुझे अल्लाह से कोई गिला नहीं, मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख रहे हैं। लेकिन मेरा मुल्क क्यों तरक्की नहीं करता, मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ है। और वो तभी तरक्की करेगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे। और जो मैंने सीखा है इंशाल्लाह। कॉरपोरेट सेक्टर के डेवलप किए बगैर, अभी भी दुनिया के 55% जो सरमायाकारी है पूरी दुनिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन की, वो अमेरिका के पास है। तो इससे पता चल जाता है ना बादशाह कौन है। सर। बादशाह नारे मारने से, वो मैं कहता हूँ बाबा फरीद वाली, कि पंज रुकन इस्लाम दे, छेवां फरीदा टुक। पंज रुकन इस्लाम दे, छेवां फरीदा टुक, जे ना लब्बे छेवां ते पंजे जांदे मुक। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।